गोल्डी मसाले। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। आज हम बात करेंगे आतंकी वायरस का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। जी हां, बात करें दिल्ली में लाल किले पर जो हमला हुआ उसको लेकर आपको बता दें, जहां सभी तरफ हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहीं आपको बता दें सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दौरान जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद के साथ साथ अंसर गजवात उल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के तहत 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, करीब 2900 किलोग्राम आईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और कुलगाम निवासी डॉक्टर आदिल भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये लोग विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे और सोशल और एजुकेशनल नेटवर्क्स के जरिए भंडा जो फंड है वो जुटा रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि ये व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क था, जिसमें कुछ प्रोफेशनल्स और छात्र आतंकवादियों से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ इसी क्रम में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ के मणियाव स्थित आईआईएम रोड मुतक्कीपुर पर एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की। ये कार्रवाई फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार की जांच के तहत हुए। गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लखनऊ की रहने वाली शाहीन को एक दिन पहले फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते दिनों एक गिरोह का खुलासा किया था, जिसमें सहारनपुर निवासी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संदिग्ध आतंकियों की 2 तस्वीरें, और आप समझ सकते हैं ये जो मॉड्यूल है किस तरह से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल इसे कहा जा रहा है। इसकी निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि कार मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लालबाग निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर पंजीकृत है और मंगलवार को आज को एटीएस की टीम लखनऊ में शाहीन शाहिद के पुश्तैनी मकान पर छापा मारने पहुंची। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली लाल किला विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल कश्मीरी गेट स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जिनका इलाज हो रहा है। इन सब के भी सवाल बड़ा है, आतंकी वायरस का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आखिर कौन चला रहा है। साथ ही अभी 7 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी फरार कहां छिपे हैं। और उनसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कौन है, ऐसा कौन सा आतंकियों का प्लान है जिसमें वो काम चल रहा था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं। इन सब के बीच तमाम तस्वीरें भी आपके सामने, तब से लेकर कल 6:55 से लेकर 55 मिनट से लेकर अब तक की ये ताज़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं अपने खास पेशकश में। और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का कब होगा भांडाफोड़, और इसमें क्या अभी कितनी और गिरफ्तारी होने बाकी है, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस टीमें जो हैं वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं और छापेमारी की कार्रवाई में संदिग्ध लोगों को उठाया जा रहा है। 3 तस्वीरें फरीदाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। एक तस्वीर आपके सामने और फरीदाबाद की है, जहां पर 300 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, और 360 किलोग्राम। और एक तस्वीर और फरीदाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया है एक संदिग्ध को। तो
तमाम जो पूरा मॉड्यूल है, जो पूरा नेटवर्क है, उसे खंगाल रही है तमाम इंटेलिजेंस टीमें। और उन सब के बीच एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है कि आखिर ये जो तार हैं इसके कहां तक फैले हुए हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर आप हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े। मेजर विराट मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ेंगे। जयप्रकाश पूर्व IPS है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह चौहान BJP के प्रवक्ता है, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम लोगों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको बाइट्स भी सुनाना चाहते हैं। और ये अभी भी जारी है, मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आता था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्य। पता ना किस के लिए भी था। पुलिस वाले इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? निवात। हाँ। तो हम मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? हाँ, निवात पढ़ा रहे। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? उन्होंने करे अपने वह नु करो तुम डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। कौन भी ले गए हैं साथ? क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई? तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और लोगों के साथ? तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा धार कर ठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी? कुछ हथियार के बारे में कुछ आपसे भी कोई पूछताछ की है उन्होंने? नहीं। और किसी से घर में? किसी से घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा, और इमाम साहब और आप? हाँ। और कोई नहीं है? और कोई? ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल-फलाह से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध भी लेता। तो अपने बच्चों के साथ था या अकेला था? तो अभी वो शादी नहीं हुई। शादी नहीं। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने ही दिन हो गए मुजम्मिल। कहाँ का रहने वाला था वो? पीछे कश्मीर का। आप यहाँ भी खाना पीना होता था? जैसे कदी मदी बुला लिए, जैसे दावत वावत करे किसी, जैसे हम बुला ले। उसके साथ कोई और भी लोग आते थे? नमाज पढ़ने के लिए सारे आए डॉक्टर नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, पूरी कॉलेज आती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर मुझे मिले? फिर रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर रहते? ग्रीन बिल्डिंग। यही रहता है। तो आपने सुना तमाम जो बाइट्स है, आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, इन सब के बीच इसे कहा जा रहा है कि वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क
ये है जिसको लेकर तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। इन सब के बीच कई सारे सवाल भी हैं। 7 इसमें गिरफ्तार है, लेकिन अभी बाकी फरार है। कहाँ पर है, जिनकी तलाश तमाम इंटेलिजेंस टीमें कर रही हैं। भारी मात्रा में बरामद विस्फोटक और हथियार ये आखिर कहां से आए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कौन है, कहां पर बैठा है, कैसे वो लीड कर रहा है, क्या था आतंकियों का प्लान, क्या ये जो प्लान बना इसका बाद भी कोई ऐसा प्लान था जिस पर ये आतंकी संगठन काम कर रहे थे, जिनके नाम जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद से जुड़े अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय आतंक मॉड्यूल का जो भांडाफोड़ करने की बात आ रही है। इन सब के भी ये तमाम डॉक्टर्स के चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इस मॉड्यूल के बारे में पता लगाया जा रहा है। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुक करते हैं अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता। अशोक, लगातार हम लोग के न्यूज ने खबर को हमने ब्रेक किया, कल से इसी खबर पे लगातार बने हुए हैं। इस वक्त अगर बात की जाए ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर क्या है, जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, इस पर ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है? अरे बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लाल किला बम धमाके के बाद जो है काफी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव हो गई है। जगह जगह कई बड़े शहरों में छापेमारी जारी, यानी पूरे भारत में अगर कहा जाए तो छापेमारी चल रही है, जिसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है। लेकिन वही बड़ा मामला यह है, सूत्र से ये भी खबर निकल के आ रही है, जो डॉक्टर उमर है उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को 12 दिन पहले पता पड़ गया था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बाद उसने जो है कल, आज लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, कल लाल किले पे जाकर के उसने ब्लास्ट कर दिया, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 300 सीसीटीवी कैमरे की जो है फुटेज वो जो है ली गई है और उनकी गहन चेकिंग की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो डॉक्टर उमर है वो यहाँ पे कितनी देर पहले आया था और कहाँ कहाँ रैकी की थी, जिसको लेकर के इस और वही बड़ी बात यह है कि 150 मोबाइल नंबर है जो कि डॉक्टर उमर के संपर्क में आए थे, उन नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। उनसे किसकी किसकी क्या क्या बातें हुई हैं, उन नंबरों का भी डाटा खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरिफ बता दूं आपको कि सुरक्षा एजेंसियां जो है अपने काम पे लगी हुई है और जल्द से जल्द उसमें अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इसमें हम लोग सभी गिरफ्तारी कर लेंगे और पूरा मामले को जो है साफ कर देंगे, फिर मीडिया के सामने आएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली से लगा हुआ एनसीआर बॉर्डर है, वहां पर जो है कल रात से ही घनन चेकिंग की जा रही है, जिसको लेकर के जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यहाँ के जो है आला अधिकारी रोड पे उतरे हुए हैं, जो कि एक एक गाड़ियों पे नजर रखी जा रही है कि कोई आतंकी अगर दिल्ली में छुपा हो तो दिल्ली से बाहर निकल के ना जा सके, जिसको लेकर के ये घनन चेकिंग अभियान जो है वो कल से ही चलाया जा रहा है और अधिकारी पूरी रात वहां पर जो है खुद अधिकारी अपने निगरानी में खड़ा होकर चेकिंग करवा रहे थे। उसके बाद भी जो है वहां चेकिंग व्यवस्था को जो है चाक चौबंद रखा गया। वहीं चेकिंग करने का जो तरीका रहा है पुलिस का, वो सीसीटीवी कैमरे और जो ड्रोन कैमरे के इससे भी निगरानी रख रहे हैं हर बॉर्डरों की, जिससे कोई दोबारा कोई ऐसी गतिविधि ना हो सके या कोई टेररिस्ट जो है वो दिल्ली से निकलकर दिल्ली के बाहर ना जा सके, जिससे आगे और भी कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का 24 घंटे हो जाने के बाद भी पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक पूरा मामला साफ नहीं हुआ। अभी तक पूरा मामला नहीं, पूछताछ चल रही। जयवीर मावी, जल्दी से मैं भी आपसे चाहूंगा ताजा अपडेट क्या स्थिति है, गाजियाबाद की बात की जाए क्योंकि सटे हुए ये जगहें हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था और चेकिंग अभियान किस तरह के चल रहे हैं, मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं और किस तरह की छापेमारी चल रही है। देखिए आरिफ जी, अब को जब हादसा हुआ है तभी से ही गाजियाबाद की तमाम पुलिस सड़कों पर है, चाहे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ हो या उनके मातहत तमाम पुलिसकर्मी, जितने भी फोर्स गाजियाबाद जनपद में तैनात है, चाहे वो विभिन्न थानों में हो या फिर पुलिस लाइन में, सभी फोर्स सड़कों पर है और लगातार सड़कों पर ही जांच की जा रही है। चाहे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, रेलवे स्टेशन है, क्योंकि अब गाजियाबाद में एयरपोर्ट भी है, एयरबेस भी है, तो तमाम ऐसी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और जो स्क्वाड डॉग है उसके अलावा तमाम ऐसे जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनसे तमाम जगह पर जांच पड़ताल की जा रही है और सघन चेकिंग अभियान जिसको कहा जा सकता है, बॉर्डर पर चेकिंग है और तमाम जगह पर जो सारे मार्केट हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, वहां पर भी पुलिस के अधिकारी तैनात हैं और हर चीजों पर जांच की जा रही है, चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर बाहर से आने जाने वाली जो बसें हैं, ऑटो हैं, सभी की चेकिंग रैंडमली की जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि जब हादसा हुआ था तब से बाद से ही
रात भर पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर थे और सुबह से अभी तक भी सड़कों पर है। हालांकि अभी तक इस मामले में तमाम अधिकारी सड़कों पर गाजियाबाद हैं, जो है चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर विराट जी हैं। मेजर विराट जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज़ पर। और आप किस तरह से देखते हैं जो कल आतंकी घटना हुई और जिसको लेकर जब जांच आगे की जा रही है, तो ये जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का नाम सामने आ रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप सर? देखिए साहब, ऐसा है कि जब आप व्हाइट कॉलर टेरर की बात करते हैं तो मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि पहले क्या होता था, जब रिक्रूटमेंट होता था, जब भर्ती किए जाते थे आतंकवादी, तो अनपढ़ गरीब ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता था जैश के द्वारा या लश्कर तैयबा के द्वारा। ये आतंकी हमला जो कार ब्लास्ट हुआ है, इसमें आपको पता होगा कि कई सारे डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था, पढ़े लिखे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और इन्हीं को व्हाइट कॉलर बोला जाता है, सफेद कॉलर, यानी कि जो लोग समाज में एस्टैब्लिश्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनसे हम ये नहीं अपेक्षा रखते हैं कि वो किसी भी तरीके का हमला, टेररिज्म या इन सब चीजों में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नौकरी है, एक रोजगार है, उनका जीवन स्टेबल है और उनको ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। और ये भी माना जाता है कि उनका ब्रेन वॉश करना आसान काम नहीं है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैश ने, जो कि मसूद अजहर जो है उसके अंतर्गत काम करता है, ये आदमी वही है जिसने 2000 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और 1999 में जो कांदाहार हाईजैक हुआ था उसमें इसको पाकिस्तानी टेररिस्ट छुड़ा के ले गए थे भारत की जेल से। तो ये वही खूंखार टेररिस्ट है जिसने ये सब सारी चीजें रच रहा है, कर रहा है। इस पे इम्प्रिंट है जैश ए मोहम्मद का। जहां तक इन डॉक्टर्स की बात है, ये लोग पुलवामा से लेके लखनऊ से लेके अभी कई जगह छापे जारी हैं जो एंटी टेरर स्क्वाड है, उसमें ये पता चला है कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स जुड़े हुए थे। आपको पता होगा डॉक्टर शाहीन का नाम आ रहा है, जो कि इनकी जो महिला विंग है जमातुल मोमिनात, उसकी वो सरगना है, उसकी वो हेड रही हैं और वो लगातार इस तरीके की चीजों को परपेट्रेट कर रही थी, बढ़ा रही थी। एक चीज और, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था और हमारे देश के गढ़ में यानी कि दिल्ली, मुंबई, इन सब पे हमले बंद हो गए थे। पर इधर कहीं ना कहीं ये थोड़ी चूक हुई है कि ये इतना भारी सामान, भारी मात्रा में इतना बारूद लेके, अमोनियम नाइट्रेट जैसा ये लेके आपके फरीदाबाद तक पहुंच गए थे और इतना सामान एक घर में इनके रखा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तानियों को देखेंगे तो जो पाकिस्तानी आवाम है वो किसके ऊपर अपना विश्वास रखती है? पाकिस्तानी सेना के ऊपर। पाकिस्तानी सेना का काम ही है कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी पे वो काम करते हैं और ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं जो भारत की सरजमी पे जाके हमले करते हैं। उसी के पूरे नेटवर्क में, उसी के घटनाक्रम में ये हमला हुआ है। और आप देखेंगे, हो सकता है कि जो डॉक्टर्स पहले से पकड़ लिए गए थे उसमें से एक डॉक्टर, ये डॉक्टर उमर बचे हुए थे, इन्होंने जानबूझ के शायद हड़बड़ाहट में, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, हड़बड़ाहट में आके हो सकता है ये ब्लास्ट करा हो या फिर किसी निर्देश पे काम किया हो कि ऐसा। बड़ी बात मेजर जी, आपने कही, मैं आऊंगा आपके पास। पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ है जयप्रकाश जी। आपको एक तरफ ये बात कही जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसी की चूक है, लेकिन हम ये भी हमने देखा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो है खासकर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, करीब 2900 ग्राम किलोग्राम आईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। क्या कुछ बड़ा करने वाले थे जिसकी प्लानिंग चल रहा था और हड़बड़ाहट में ये जो लाल किले पर हमने देखा, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे जो ब्लास्ट हुआ, क्या आपको लगता है कि प्लानिंग कुछ बहुत बड़ी थी इस नेटवर्क की? जयप्रकाश जी। आरएस जी, जैसा कि देख रहे हैं कि आप ये इसका नेटवर्क कई प्रदेश में अभी एक साथ उद्घाटित हुआ है। उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कई जगह से गिरफ्तारियां हुई। जी। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये किस लेवल पर तैयारी चल रही है और कई जगह पे मॉड्यूल सक्रिय है और एक ही मॉड्यूल कई जगह पे सक्रिय, और उसका नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, लखनऊ से लेके सहारनपुर और फरीदाबाद। एक पूरा आप एक त्रिकोण देखेंगे तो इस पूरी एरिया में है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक बड़े एरिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ था और सब जगह से एक साथ गिरफ्तारियां होना ये शो करता है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया।
और हो सकता है कि इसमें से गिरफ्तारी होते समय कुछ मॉड्यूल को लगा हो कि हमारा नेटवर्क पकड़ लिया गया है, तो इनने जल्दबाजी में ये घटना कर दी हो। वरना जिस लेवल पर बरामदगी हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने सारे विस्फोटकों का एक साथ कहीं से प्रयोग किया जाता तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। तो निश्चित रूप से इनका ये बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जिस पर कहीं न कहीं से समय से इन पर जानकारी नहीं मिल पाई थी, और जब जानकारी मिली तब तक इनके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई थी, और ये सफल होते तो बहुत बड़ा ये चोट पहुंचाते आरएस जी। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही जयप्रकाश जी आपने। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़े। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ये भी बात एक जगह कही जा रही है कि भाई इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं चूक साबित हुई है, कार्रवाई की गई, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन एक ज़रा सी चूक और जो आतंकी थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए, और जिसकी वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हुई, जो ताज़ा आंकड़े आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं, और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। क्या कहेंगे राघवेंद्र सिंह जी? जी धन्यवाद। ऐसा है कि ये पुख्ता रूप से मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पुलिस के संगठन हैं और जो हमारी एनआईए है वो चूक में नहीं रहती और ना चूक हुई है। अगर चूक हुई होती तो जो एक जखीरा बरामद हुआ इसके पहले, वो जखीरा बरामद नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से मैं उन मृत आत्माओं को, उन घायलों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो घायल हैं उनके त्वरित स्वस्थ होने की कामना करते हुए ये कह सकता हूं कि सरकार हमारी ऐसी नहीं है कि अब फिर मैं आप फिर वही बात कहेंगे कि पिछली बातें दोहरा रहे हैं। भाई देखिए, सरकार होगी तो सरकार से प्रश्न भी किया जाएगा, सरकार जवाब भी देगी, सरकार कार्रवाई भी करेगी, और हमारी सरकार ऐसी नहीं है जो कार्रवाई ना करे और जवाब ना दे, जवाबदेही से पीछे भागे। आपको भयावह वो भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 50 बम विस्फोट हुए थे, 1147 लोग मारे गए थे 2004 से लेकर 14 तक, जब कांग्रेस का भयावह शासनकाल हुआ करता था, उसको भी याद करिए। मैं ये नहीं कहता हूं ये घटना भयावह नहीं है, निश्चित रूप से ये घटना भयावह है और इस पर त्वरित संज्ञान। ठीक ठीक, राघवेंद्र जी आपसे की शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। पूजा मिश्रा, हाँ ठीक, में भी छुपा होगा, हाँ। उसको खींच कर लाएंगे, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो चाहे वो कोई भी कॉलर हो, उसका कॉलर पकड़कर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये निश्चित है। और आप नोट कर लीजिए, ये कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। अभी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो हड़बड़ाहट में हो सकता है उसने ये काम किया हो, क्योंकि इसके पहले बहुत सारा विस्फोटक पकड़ लिया गया था, तो हड़बड़ाहट और फड़फड़ाहट ही रही होगी। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये भी सवाल पूछूंगा, जितनी आसानी से इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, गाड़ी जाके लगा देना और फिर ब्लास्ट हो जाना। ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आतंकी वायरस का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल हम इसलिए कह रहे हैं कि कल से लेकर आज तक जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और उससे पहले जिस तरह की गिरफ्तारी हुई, उसमें डॉक्टर के नाम सामने आ रहे हैं, डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड, और तमाम जिसे कह सकते हैं कि अगर हम बात करें डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल का नाम, तो मतलब ये जो साफ तौर पे दिख रहा है, क्या एक नया मॉड्यूल बनाया गया जिसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कहा जा रहा है, जिसको लेकर जांच एजेंसियां तमाम लगी हुई। लेकिन इन सबकी पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी किस तरह से दिखती, क्या ये एक बहुत बड़ी चूक है इंटेलिजेंस टीमों की, या इंटेलिजेंस टीमें
पहुंच तो गई थी लेकिन सरहद तक नहीं पहुंच पाई। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पहले तो जिनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई उनको हमारी श्रद्धांजलि, और जो लोग हताहत है हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, और हम उनके परिवार के साथ में हैं। अभी इंटेलिजेंस में चूक की बात चल रही थी। अगर अमोनियम नाइट्रेट ले करके जो गाड़ी को ट्रेस किया गया, जो वीडियो निकल करके आ रही है, वो बिना चेकिंग के यहाँ तक जितनी पकड़ी गई चीजें, उसमें अमोनियम नाइट्रेट तो पकड़ा नहीं गया, बाकी चीजें पकड़ी गई। इसका मतलब आप अमोनियम नाइट्रेट को पास करने दे रहे थे। और ये सबको पता है कि अमोनियम नाइट्रेट, अगर जो लोग पुलिस में, या मुझे नहीं पता, मैं केमिस्ट्री से, तो मुझे पता है कि जो है, अगर अमोनियम नाइट्रेट को आपको लेकर के जाते हो और आप एक्सप्लोसिव के साथ में रखते हो, अगर उस सीएनजी कार के साथ में भी रखी जाएगी ना, तो भी आप एक्सप्लोजन कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। इसमें बहुत ट्रेजेडीज भी हुए हैं, 2020 में हुई थी कंट्री में, जहाँ पे काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आप इसमें अगर ये कहते कि नहीं बड़ा काम कर रहा था, तो मैं नहीं मानूंगी। जब पिछले साल क्या आप देखेंगे तो एक सीरीज है हमारे पुलवामा में, जब अटैक होता है, कैसे हमारे वहां पे जवानों के बीच में आरडीएक्स से भरी गाड़ी आ जाती है, पता नहीं चलता है। 300 किलोमीटर तक अंदर चल करके आतंकी आ जाते हैं, निर्वस्त्र करके गोली मारते हैं पहलगाम में, पता नहीं चलता है। उसके बाद में हमें भी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, जो कैपिटल सिटी है हमारी कंट्री की, वहां पे आ जाते हैं, वहां पे एक्सप्लोजन होता है, और उसमें हम तारीफें कर रहे हो कि नहीं बड़ा अच्छा काम कर रही है, नहीं इंटेलिजेंस को पता था। मैं नहीं मानती। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक एक आदमी जेल जाएगा। हमें समझ में नहीं आता कि भाजपा के लोग इस बात से थकते नहीं है क्या कि हमारी संवेदना है, हम शोक प्रकट करते हैं, एक एक आदमी जेल जाएगा, एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बख्शना नहीं बख्शना ये आपका कार्यभार ही नहीं है, वो ज्यूरिडिक्शन का कार्यभार है। जब आप पकड़ा जाएगा, व्यक्ति गुनहगार रहेगा, तो उसको फांसी की सजा होगी, उसको कारावास होगा, उसको आजीवन सजा होगी, वो ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ पे ये नहीं होनी, घटना ही नहीं घटित होनी चाहिए थी। भाजपा के समय में चलन चल चुका हुआ है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। ठीक है राघवेंद्र जी, पूजा जी मैं आपके पास आऊंगा। राघवेंद्र जी जल्दी से जवाब दे, फिर मैं आगे जाऊं मेजर साहब। जा रही है ये चूक होती क्यों चली जा रही है? पूजा मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। अहम सवाल आपने किया, मैं राघवेंद्र जी से जवाब दूंगा, लेकिन गिरीश जी एक दर्शक हमारे साथ है। गिरीश जी क्या कहना चाहेंगे, आप बोलिए। कहता हूँ कि देश के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ आपके चैनल पर कि देश के हालात खराब हैं, और जो ये बड़ी बड़ी आत्मश्लाघा की बातें मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर भागवत करते हैं, इससे कोई दम नहीं है, झूठे आदमी हैं। क्योंकि दम थी राजीव गांधी ने, जो कटोरा पकड़ा दिया पाकिस्तान को अपनी नीतियों से। ये उनकी आलोचना करते हैं, दिन भर अपने लोगों की बुराई करते हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देश चार बारूद के धार पर खड़ा हुआ देश। आप शांति लाएं, अपनी जवानें कंट्रोल करें और ठोस काम करके दिखाएं। ना आपने पिनाका राकेट बनाया है, ना ब्रह्मोस बनाई है, ना कुछ बनाया है। ये सब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की देन है। इस पर मैंने सेम काम किया है। ठीक है गिरीश जी, आपकी बात आ गई, ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे, जो पूजा मिश्रा ने बात कही कि बहुत बड़ी चूक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, चूक कितनी बड़ी है ये सभी लोग जान रहे हैं, और कितनी इसमें खामी हुई करते चले आ रहे हैं लोग। पहले से जो आतंकवादियों को पोषित करने वाले लोग, जो जेल से, इनके अखिलेश यादव के शासन काल में जेल से निकाल करके उनको रिहा किया जाता था, उनके रात में मुकदमे सुन के उनके मुकदमे छोड़े जाते थे। और मुकदमों की ये बात करते हैं, ये मुकदमे ही करते हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री नहीं राघवेंद्र जी बात को समझिए। मैं राघवेंद्र जी मैं देखिए बहुत ज्यादा इसमें राजनीति नहीं चाहता। मेरा कहना ये है और वो फांसी ऐसी दी जाती है कि उनके साथ पुश्तें याद करती हैं, घर में घुसकर मारती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मौजूदा सरकार घर में घुसकर मारती है। राघवेंद्र जी ठीक, अलग देखिए विषय जो है उसमें रहिए। मैं आपसे चाहूंगा पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। मेजर जी हमारे साथ मेजर विराट जी सम्मान, ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है। मेजर साहब मैं समझना चाहूंगा एक बात, कल चर्चा में निकली, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, तो उन्हीं ने ये बात कही कि जो इंटेलिजेंस टीम है उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं होता है, जिसकी वजह से भी इस तरह की घटना देखने। क्या इस बात से आप सहमत हैं?
से 14 तक 11,47 लोग मरे, 48 राघवेंद्र जी प्लीज, राघवेंद्र जी प्लीज इस तरीके से बात अगर आप करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आप डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात रखिए और दूसरों को मौका दीजिए। अच्छे लोग पैनल में जुड़े, सबकी बात आनी चाहिए। राघवेंद्र जी प्लीज। ठीक है मेजर साहब, आप क्या कहेंगे? मेजर विराट मिश्रा जी क्या कहेंगे? आप बोलिए। देखिए आरिश साहब, बात यह है कि अमोनियम नाइट्रेट जैसे बात हो रही है ना, इतना भारी मात्रा में मिलना, ये एक फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज किया जाता है। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये गंधहीन सफेद दानेदार केमिकल है ये, और ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार में पकड़ लेते हैं। इसको जब किसी फ्यूल के साथ मिलाया जाता है, किसी और चीज के साथ, चाहे सीएनजी हो चाहे और कोई रसायन हो, उसके साथ जब मिलाते हैं तब इसमें ब्लास्ट होता है। और ये तब जब फटता है तो ये इसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत भयानक रूप से ये भयानक रूप ले सकता है। तो इतनी भारी मात्रा में ये जो स्टोर करके रखा गया था फरीदाबाद में, अगर ये बाकी शहरों में पहुंच जाता, चाहे मुंबई है जो हमारा फाइनेंशियल सेंटर है, नर्व सेंटर है, चाहे दिल्ली है जो हमारा पॉलिटिकल सेंटर है, बहुत ज्यादा नाश हो सकता था, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती थी और बहुत ज्यादा जाने जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस चीज को तो विफल किया, बट फिर भी कुछ क्वांटिटी में ये पहुंच ही गया दिल्ली। ये चिंता का विषय है। और बात ये है कि देखिए, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो वो कुछ भाजपा, सपा या कांग्रेस की बात नहीं है, वो पूरे देश की बात है। होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए और हमको ये रोकना पड़ेगा किसी भी हाल में। कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे हमें अपने जो लोग हैं जो इसको चेक करते हैं वो सब बैठाने पड़ेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी सुराग हमारे हाथ में आए तो पुलिस तक वो जरूर पहुंचे, आईबी तक जरूर पहुंचे। और आज भी गृह मंत्री जी की बैठक हुई जिसमें डीजी एनआईए, आईबी के चीफ और आपके बाकी जो बड़े आला अधिकारी हैं वो सब उसमें बैठक में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये सब डिस्कशन हुआ होगा कि आगे हम किस तरीके से इस तरीके के टेरर मॉड्यूल्स को रोकें। और साथ में जो स्लीपर सेल्स जो बैठे हुए हैं चुपचाप लोग, जो बिना किसी हरकत के बैठे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। उनके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रैकिंग होती है, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, उनके पास से लोग ऐसे म्यूल्स हैं जो पैसे पहुंचाते हैं टेररिस्ट को। तो वो सब देखना, उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इंटरपोल की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। साथ में ये भी देखना है कि पाकिस्तान के जो इस समय फील्ड मार्शल है, उन्होंने ये बात कही थी कि अब अगला जो बड़ा हमला होगा वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वेस्ट से नहीं आएगा बल्कि ईस्ट से आएगा। और भारत के बांग्लादेश के साथ इस समय संबंध खराब चल रहे हैं, वो ईस्टर्न सेक्टर जो है उसके ऊपर भी निगरानी बना के रखने की जरूरत है कि कहीं वहां से कोई बड़ा हमला हम लोग के ऊपर ना हो जाए। क्योंकि काफी सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी हमारे देश में आ चुके हैं, कोई कचरे वाले के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई सब्जी वाले के तौर पे। और उनकी एक खास बात यह है कि उन्होंने आधार कार्ड और कई सारे रेजिडेंस प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं यहाँ पे स्थायी निवास के। तो उनको ट्रैक करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको वापस उनके देश भेजना या जेलों में डालना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैश जिस तरीके से आज की डेट में इन्होंने डॉक्टर्स को इंक्लूड कर लिया है, रिक्रूट कर लिया, भर्ती कर लिया अपने टेरर मॉड्यूल में, ये बहुत खतरे की घंटी है पूरी। जितनी भी जी सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। जयप्रकाश जी, मैं यही समझना चाहूंगा, जिस तरह से मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से या कहाँ के माध्यम से ये लोग जो वाइट कॉलर लोग हैं, डॉक्टर के पेशे में हैं, उन तक को अगर वो आतंकी विचारधारा से कनेक्ट कर रहे हैं, सोच से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती? तमाम इंटेलिजेंस टीमें तो काम कर रही है, लेकिन ये जो स्लीपिंग सेल वाली बात सामने निकल कर आई और जिस तरह से ये व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की बात सामने निकल कर आई और इतनी बड़ी मात्रा में जो आईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई, क्या एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसको अंजाम देने की कोशिश के फिराक में ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो बनाया गया था जैश की तरफ से? क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से ऐसा है, निश्चित रूप से ऐसा है, क्योंकि यदि ऐसे लोगों को ये इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे इनकी स्ट्रेटजी है कि जो पहले लोग पकड़े जाते थे, जैसा कि आप भी जानते हैं और उन्हें बताया भी कि वो पढ़े लिखे कम थे, तो उनसे जो इंट्रोगेशन में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती थी या बहुत जल्दी पकड़ लिए जाते थे। और समाज के ऐसे तबके से आ रहे हैं जिस पर कोई डाउट नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल है उनका। और ऐसे लोग यदि रिक्रूट हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए उसके पीछे कितनी बड़ी मंशा होगी इन आतंकवादी समूहों की कि ऐसे लोगों को रिक्रूट कर पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व होगी इसमें। वरना एक व्हाइट कॉलर बिजनेस
करने वाला आदमी जो अच्छा खासा स्टेब्लिश्ड है वो इस तरह के काम में संलिप्त हो जा रहा है, तो उसके माइंड को किस लेवल पर वास किया गया होगा और उसको कितनी बड़ी लालच दी गई होगी। तो ये एक बड़ा मॉड्यूल है और इसके पीछे बड़ी ताकत है। और दूसरा आप ये भी देखिएगा कि ये ना केवल जम्मू कश्मीर तक जुड़ा हुआ है और ये लोग दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश, ये तो इतना उद्घाटित हुआ। अभी इन लोगों से पूछताछ करने के बाद और भी बातें पता चलेंगी। वैसे सामान्यतः जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग होते हैं, सामान्यतः एक सेल को दूसरे सेल के विषय में जानकारी नहीं रहती है। यदि हम इस सेल से प्राप्त जानकारी का इनका हैंडलर पता कर लेंगे, चाहे वो किसी देश में बैठा हो, और वो और कहां ऐसे मॉड्यूल विकसित कर रहा है, तो हो सकता है देश के दूसरे कोने में भी इस तरह की चीजें विकसित की गई हो, जहां तक अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है। हो सकता है सुरक्षा एजेंसियों को कुछ आइडिया हो और वहां भी इस तरह से गोपनीय रूप से कार्रवाई चल रही है। ठीक, मैं आऊंगा जयवीर जी। गाजियाबाद की बात करें, हम देख रहे हैं कि लखनऊ में तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, और इस बीच अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो क्या वहां पर भी कोई छापेमारी देखने को मिली है? कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? देखिए आरिश, क्योंकि देश की बात है और बहुत बड़ी इसका हम कार्रवाई कह सकते हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सभी जो कार्रवाई कर रही है उनको पूरी तरह से गुप्त तरीके से कर रही है, और ऐसी अभी जनपद गाजियाबाद में कोई जानकारी नहीं मिली है या साझा की गई है किसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा कि कहीं पर छापेमारी की गई है या फिर किसी को हिरासत में लिया। हालांकि तमाम जगह पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव है, और जो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है, यानी कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन अभी तक, क्योंकि जब तक पूरा कोई मामला खुलकर सामने नहीं आएगा तो उससे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है, सड़कों पर है पुलिस, तमाम जो सड़कों पर पुलिस देखी जा रही है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसी से एनआईए की बात करें, अन्य जो बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरह कार्य कर रही है, उनकी जो गोपनीयता की बात है वो अभी समझ नहीं आएगी। जब कार्रवाई होगी तो जब सुरक्षा एजेंसियां इस विषय में सही जानकारी दे पाएंगे कहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। स्थानीय पुलिस इस मामले से अभी तक कहीं तो दूर रखा गया है। स्थानीय पुलिस के इसमें कहीं अभी सहयोग लेने की ऐसी कहीं कोई जानकारी गाजियाबाद जनपद में नहीं मिली है कि स्थानीय पुलिस से कहीं सहयोग लिया गया है या फिर किसी को गाजियाबाद जनपद से अभी हिरासत में लिया है या पूछताछ के लिए लिया गया। हालांकि गाजियाबाद जनपद में पहले से ही कई जगह मॉड्यूल पकड़े गए थे और कई जगह पर जो लोग थे ऐसे लोगों की संलिप्तता भी मिली थी। अब उनकी जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से गोपनीय कार्रवाई चल रही है, और उस गोपनीय कार्रवाई के बीच में कुछ भी कह देना अभी सही नहीं होगा। जी आरिफ। ठीक है जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जयवीर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अशोक द्विवेदी हमारे साथ है। अशोक, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या नोएडा की बात करें, आपने कहा कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन क्या जैसे हमने देखा अशोक के लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जिसे कह सकते हैं कि IIM रोड पर और मुक्तिपुर पर डॉक्टर के एक घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। क्या नोएडा में भी देखने को मिल रहा है कहीं पर छापेमारी की कार्रवाई हो, किसी को संदिग्ध तो हिरासत में लिया गया हो, इस तरह की कोई खबर? आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बम ब्लास्ट के बाद जो है जगह जगह छापेमारी तो की जा रही है, लेकिन ये छापेमारी नोएडा में जो है अभी कोई ऐसा प्रकार से मामला नहीं आया कि नोएडा में कोई छापेमारी की गई हो। नोएडा में बस केवल गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के अधिकारी रोड पे हैं। हर गाड़ी, हर मॉल, हर मेट्रो स्टेशन को चेक किया जा रहा है। जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके भी बैग चेक किए जा रहे हैं, या कोई पैदल चलने वाला है, कैसा भी है, किसी भी स्थिति में है, उसको चेकिंग की जा रही है। लेकिन अभी कोई ऐसा सबूत नोएडा में जो है किसी अधिकारी को नहीं मिला है कि आतंकवादियों के जो तार हैं वो नोएडा से जुड़े हों। फिलहाल के उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी की सूचना आ रही है, लेकिन वही दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा में ऐसी कोई छापेमारी अभी नहीं की गई। ठीक है, फिलहाल अभी नोएडा में छापेमारी नहीं की गई है, लेकिन राजधानी लखनऊ में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ जगहों पर छापेमारी की गई है। पूजा मिश्रा भी हमारे साथ है। पूजा जी, क्या कहेंगी? देखिए आर्य जी, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री घुस करके मारते हैं, शायद इसीलिए आतंकवादियों को भी बोलते हैं ये घुस करके मारी है। मुझे नहीं समझ में आता कि जब आतंकी हमले हो रहे हो, ब्लास्ट हो रहे हो, तो यहाँ पे घुस करके मारते हैं कि खड़े होकर के मारते हैं, ये कहाँ चर्चा आ रही है? अभी तो गंभीर ये है कि कितने लोग और बचे हुए हैं।
कौन से नेटवर्क आप नहीं पहुंचे हैं। साल भर से जो है, जब पहलगाम में हमला हुआ था, पहलगाम से पहले भी आपके पास में इनपुट था, उस इनपुट पे काम कैसे नहीं हो पाया? अगर जो है आतंकवादी जो छुप छुपा करके काम कर रहे हैं, वो इतने एडवांस तरीके से काम कर ले रहे हैं कि हमारे कैपिटल में घुस के मारा था। पहलगाम हमले के बाद ही घर में घुस के मारा था। पहलगाम हमले के बाद ही घर में घुस के मारा था। नहीं, आपको मैं आऊंगा राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जी की बात आ जाए फिर मैं जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगा, आप संतुष्टि से जवाब दीजिए। पूजा जी जल्दी से बोले, मैं 1 मिनट आपको देता हूँ। पूजा जी बोले, आपको मालूम फिर मैं आऊंगा। राघवेंद्र जी देखिए, राघवेंद्र जी आज का विषय क्योंकि बहुत मजलूमों की जान गई है, बेगुनाहों की जान गई है, तो हम इस पर कोई राजनीति नहीं करने बैठे हुए। हम सिर्फ ये पता लगाने बैठे हैं कि वो मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, ये आतंकियों का प्लान क्या था, ये तमाम चीजें, खासकर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें, इस तरह के आतंकी संगठन जो मॉड्यूल बन रहे हैं, इस पर रोक लगी जाए, स्लीपिंग सेल्स खत्म हो। हम यही चाह रहे हैं। ठीक है पूजा जी बोले। जी आरिश जी, अभी गंभीर बात ये है कि आप इसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे साल भर पहले से हमारे पास में इनपुट रखा हुआ, उस इनपुट के बावजूद भी हमने लोगों को खोया अपने, उसके बाद में हम अपनी दिल्ली में लोगों को खो रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम के विद इन द सिस्टम जो है, स्लीपिंग सेल की जो बात कर रहे हैं, या मैं कहूंगी मेरी भाषा में घुन कहती हूँ मैं उनको, वो घुन है। और इससे पहले जब पहलगाम में भी हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि उनको आइडेंटिफाई करिए। हम जो आप कह रहे हैं डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने, वो जो सिस्टम है, जो सिस्टम से पार्ट है, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उसी गुण की वजह से, उसी गुण की वजह से। ठीक है राघवेंद्र जी, जो बात पूजा मिश्रा जी ने कही, जो बात पूजा मिश्रा जी ने कही देश की सुरक्षा को लेकर, जो उन्हीं ने साफ तौर पर सवाल उठाया, मैं उस पर जवाब चाहता हूं, मैं चाहूंगा उस पर जवाब दें। भाई देश की सुरक्षा को लेकर तमाम पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही मैं उस पर जवाब चाहता हूं, और कोई बात नहीं, उस पर जवाब दें। राघवेंद्र जी बोले। राघवेंद्र जी देखिए, ऐसा है, अभी हमारे जो मेजर साहब हैं विराट जी, उन्होंने और जयप्रकाश जी ने, जो कि पूर्व अधिकारी रहे हैं, बिल्कुल सही बात तथ्य के सहित रखी। अब उस पर केवल एक आरोप लगा देना कि इस तरीके का हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट रही, अखिलेश यादव की रही या सोनिया गांधी की गवर्नमेंट अपरोक्ष रूप से रही, कि जिसमें इस तरीके से तो नहीं राघवेंद्र जी, क्या 10 लोगों की मौत, 8 लोगों की मौत क्या मायने नहीं रखती? आप अगर बात, मैं फिर वही मैं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, फेल्योर की बात कर रहे हैं। भाई कहीं चूक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो मानेंगे ना आप। 10 लोगों की मौत, मर जाना, 20 से ज्यादा लोगों का घायल हो जाना, दिल्ली के अंदर लाल किले के पास बम का विस्फोट कर देना, गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाना, लोगों के चिथड़े उड़ जाना, क्या हम इस पर राजनीति करें? हम नहीं राजनीति करना चाहते। की बात नहीं थी, ये चूक हुई है। हाँ। इससे पहले भी हमारे मेजर साहब ने बताया कि अगर वो विस्फोटक और ज्यादा पहुंच जाता या वो विस्तारित हो जाता तो कहां विस्फोट हो सकते थे। आप उसके पीछे तथ्य को भी जाइए, उसकी भी बात कर रहे हैं, वो भी मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा प्लान बनाया गया था, हो सकता है इसका भंडाफोड़ किया गया, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि अगर कोई राजधानी के अंदर दिल्ली में जाकर वो अगर अटैक कर रहा है, आतंकी संगठन अटैक कर रहे हैं, तो एक संदेश दे रहे हैं ना, वो ये भी तो समझना पड़ेगा ना, है क्या नहीं? राघवेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं कि प्रवक्ता ने कहा कि पुलवामा हो गया। हाँ। पुलवामा के बाद क्या हुआ ये भी तो समझो मैडम, पुलवामा के बाद क्या हुआ? चलिए ठीक है, मेजर उनको घर में राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा, राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। मेजर साहब, ये जो तमाम मॉड्यूल के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, और एक बात ये भी कही जा रही है कि भाई मास्टरमाइंड का पता लगाना, मैं आऊंगा, मैं राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा, राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, ये कैसे पता लगाया जाएगा? किस तरह की, भाई हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस टीमें, तमाम चीज लगी, उसके बावजूद भी हमने उसके बावजूद भी देखा कि दिल्ली को टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है किसी दूसरे राज्य को या किसी जगहों को टारगेट करना। क्या आप मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस टीमों की बात करी जा रही है,
क्या उनमें सामंजस्य की कमी है? क्या ये मसला है, या इस पूरे घटनाक्रम की मैं अगर आपसे बात करूं तो आप इस पूरे घटनाक्रम में कहां पर क्या फेल्योर मानते हैं मेजर साहब? क्या ऐसा है कि नहीं, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, मेरा मेजर साहब से सवाल है। डिफेंस एक्सपर्ट है, तजुर्बा उन्हें बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। मेजर साहब बोलिए। आरिश साहब देखिए, ये जब कोई भी घटना होती है तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो पुलिस है, इन सब का काम होता है प्रिवेंटिव एक्शन पहले लेना। तो इन्होंने देखिए बहुत ही जबरदस्त काम किया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में इन्होंने पकड़ा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा रहा हो, उन्होंने इन लोगों को पकड़ा, डॉक्टर्स को, मॉड्यूल को पकड़ा। जो सुनने में आया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसएचओ थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और सीसीटीवीज के थ्रू उन्होंने इन सबको देखा, निगरानी की और पकड़ा जो डॉक्टर्स थे व्हाइट कॉलर क्राइम में लगे हुए थे इस टेरर एंगल पे। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन होता है तो कभी कभी इत सफलताओं के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिद्र छेद रह जाते हैं हल्के, जहां पे अगर आपके उसमें वो छेद रह गया तो घटनाएं हो जाती हैं और ये घटना उसी का नतीजा है। तो मेरा ये कहना है कि अब क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है, इसका फॉलो अप जरूरी है, इस पे इनके कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो और चाहे स्टेट पुलिस हो, और साथ में चाहे मिलिट्री हो। आज की डेट में जो आपकी बीएसएफ या सीआरपीएफ जो बॉर्डर पे तैनात है, उनको भी ये देखना होगा कि कहीं भी इंग्रेस ना हो पाए, किसी भी तरीके के ड्रोन वॉरफेयर ना चल पाए, क्योंकि आपको पता है हल्के ड्रोन, छोटे ड्रोन आजकल हथियार AK-47, AK-56 ये सब गिरा रहे हैं। साथ में ये जो फ्यूज प्लग्स हैं आपके वो गिरा रहे हैं, गांजा और बाकी और तरीके के ड्रग्स गिरा रहे हैं। तो उस तरीके की चीजें ना हो पाए कि हमारे देश में वो सप्लाई ना हो पाए पाकिस्तान की तरफ से। नेपाल से बहुत बड़ा एक रूट है जो वहां से लोग टेरर वाली सामान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश का एक नया एंगल खुल गया है आज के दिनों में, पिछले 6-8 महीने, साल भर में। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सारे जो हमारे लूप्स हैं जो ऐसे खुले हुए हैं उनको बंद करना जरूरी है। हमें अपनी जो बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी है उसको देखना, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, चाहे तारबंदी करके हो, चाहे वहां पे रेडार्स लगा के करने का हो, और चाहे अंडरग्राउंड सेंसर्स लगाना हो, चाहे जो भी करना पड़े, हमें वो सब करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और खतरनाक बात यह है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये सब पढ़े लिखे टेररिस्ट हैं, तो इनको पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती हैं। इनकी ट्रेनिंग वैसे ही हो रही है और आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान की तरफ से। एक पूरा देश लगा हुआ है भारत को डिस्टेबलाइज करने में। ये किसी जैश ए मोहम्मद या छोटे से लश्कर ए तैयबा की बात नहीं, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, पूरी उनकी आर्मी खड़ी है। इस वजह से इनको इतना ये पैसे भी मिलते हैं, इनको टेक्नोलॉजी भी मिलती है और इनको ट्रेनिंग भी मिलती है। तो हमें इनके रिक्रूटमेंट सेंटर्स को बंद कराना है, इनका फाइनेंशियल जो एड है वो बंद कराने की जरूरत है। आपको पता होगा सिंदूर के दौरान भी $1 बिलियन की मदद पहुंच गई थी पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। ये सब रोकने की जरूरत है। फिर देखिए, अगर आपने पैसों पर चोट कर दी किसी भी आतंकी संगठन के, तो फिर वो पनप नहीं पाता, बहुत कठिन हो जाता है। और दूसरी चीज, जैसा कि यहाँ पे आईपीएस साहब भी बैठे हैं, जयप्रकाश सर, वो भी बताएंगे कि अगर आपने लोगों में अपनी कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा आपने लोगों को भेज रखा है, पुलिस वालों की अच्छी बनती है, समाज के जो बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो भी आपको टिप्स देंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज गड़बड़ हो रही है। और समाज के पास से जब आपके पास वो इंटेलिजेंस इनपुट आता है तो वो सॉलिड होता है, एक्शनेबल होता है और आप उससे कार्रवाई कर सकते हैं। इन्होंने जो काम किया है, 3000 किलो पकड़ा है, बहुत ही बढ़िया कार्रवाई थी। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई, इतना सामान जो है ये दिल्ली पहुंच गया, उसकी वजह से ये जो घटना हुई है दुखद है, अनफॉर्चुनेट है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका हेड्स मस्ट रोल। देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, छूटना किसी को नहीं चाहिए। चाहे वो पहलगाम में 26 लोग की डेथ हुई थी, वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। हेड्स मस्ट रोल, जिम्मेदारी बिल्कुल ही पिन पॉइंटेड कि भाई ये अधिकारी या ये जवान इसकी गलती थी, वो आपको पिन पॉइंट करना बहुत बड़ी पड़ेगा। बात आपने की कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी मिली, जयप्रकाश जी, ये जो प्रॉक्सी वार का जिक्र मेजर साहब कर रहे हैं, क्या पुलिसिंग को भी और बेहतर होने की जरूरत है जमीनी स्तर पर, ताकि जो लोकल इंटेलिजेंस है वो अच्छे टिप दे सके हमारी इंटेलिजेंस टीमों को, और इस तरह के जो मॉड्यूल पैदा हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके? जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, कोई भी एजेंसी है उसको धारदार बनाना है तो उसे नई नई चीजें उसे सीखनी ही पड़ती है, और जैसे जैसे जानकारियां आती हैं उसमें सुधार भी होता है और नई नई टेक्निक भी विकसित की जाती है। और आज देश में हर लेवल पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर भी सभी एजेंसियों में पर्याप्त कोऑर्डिनेशन रहता है।
मैंने भी 10 वर्ष एसटीएफ में आतंकवाद पे काम किया है और यहाँ चैनल पे बैठ के बहुत सारी बातें ओपनली नहीं की जाती हैं, लेकिन उसमें जितने हैं, चाहे वो आईबी की बात हो, रा की बात हो, या स्टेट एजेंसियों की बात हो, या मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। वो ऑपरेशन में कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक हो गई होगी कि हम सारे के सारे जो मॉड्यूल हमारे उद्घाटित हुए सबकी एक साथ गिरफ्तारी नहीं हो पाई और एक हिस्सा चूक जाने की वजह से दिल्ली की घटना हो गई। यदि हम सभी एक जगह से कर पाए होते तो हो सकता है ये घटना भी नहीं होती। और आप ये कल्पना करिए कि इसका कितना बड़ा हिस्सा पुलिस ने बचा लिया और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बचा लिया कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, इतनी सारी रिकवरी हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे मॉड्यूल एक साथ यदि एक्टिव हो जाते और उनने कहीं कार्रवाई कर दी होती तो कितनी बड़ी तबाही होती। ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की बहुत बड़ी सफलता है कि उनने इतना सारा सामान बरामद कर लिया और इतने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, अब उस गिरफ्तारी के दौरान ही ये स्लिप है और वो जो स्लिप वाला हिस्सा है उसके द्वारा ये घटना कर दी गई। ठीक, अशोक द्विवेदी हमारे साथ है नोएडा से। अशोक, कल जो ब्लास्ट होता है लाल किले के पास सोमवार शाम जो हमने देखा, उस खबर पे लगातार आप भी इनपुट देते रहे। अभी अगर तमाम दर्शक जो इस वक्त के न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहूंगा ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या उस मामले को लेकर मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं। आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एजेंसियां काम पे लगी हैं, लेकिन अभी पूरा मामला साफ नहीं हो पाया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में गुजरात से है, चाहे कश्मीर से है, हरियाणा से है, लखनऊ से है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और करीब 32 लोगों को सूत्रों द्वारा ये भी पता लगा कि 32 लोगों से पूछताछ जारी है। तो पूछताछ में जो है कुछ नया इनपुट खुल के आने का संभावना है। और वहीं मैं आपको बता दूं, एजेंसियों की बात करें तो एजेंसियों को इनपुट मिलने के बाद एजेंसियां काम पे लगी थी। कहीं ना कहीं देखा जाए, जितना विस्फोटक हरियाणा में बरामद हुआ, अगर ये विस्फोटक कहीं दिल्ली में पहुंच जाता तो एक मुंबई जैसे सीरियल ब्लास्ट की जैसी कहानी बनती। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने काम किया है और उस काम के आधार पे उन्होंने जो गिरफ्तारियां की हैं उस पर बहुत बड़ा विस्फोटक बरामद किया। ये सबसे बड़ा जो है भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा विषय था, जिसको इतना बड़ा विस्फोटक बरामद बड़ी सफलता है, लेकिन अभी भी काम करना जरूरी है। बहुत अहम बात कही। फिलहाल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ मेजर साहब आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूजा मिश्रा आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंकी वायरस का ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जिसको लेकर अब इंटेलिजेंस टीमें इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई हैं, लगातार इसको लेकर छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है, खंगाला जा रहा है कि आखिर ये नेटवर्क कहां कहां तक फैला और सबसे बड़ी बात इसका मास्टरमाइंड कौन है, जिसको जल्द से जल्द गिरफ्त में लेना है और जिम्मेदारी भी तय होनी है। फिलहाल खास पेशकश पे तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं